गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में पिछले क्लास में डी ब्रॉगली और बोर्स मॉडल के बीच रिलेशन देखे थे। अब हम लोगों को पढ़ना था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लेकिन उससे पहले मैं पिछले क्लास में कहा था कि आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो मैं बताऊंगा। तो आईआईटी वाले बैच, नीट वाले बैच या 11th वाले बैच, सारे बच्चे मिलके जो डाउट भेजे हैं बड़े अच्छे हैं, उसी को कंबाइन रूप से मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। और ये इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं बोर्स मॉडल से रिलेटेड कि इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे आपके कंपटीशन में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि द सर्कमफेरेंस, आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में, मैं लिखूंगा नहीं, बस समझा दूंगा और आप लोगों को कुछ देर समय दूंगा 15 सेकेंड कि आप लोग उसको आराम से सोच सकें और फिर मैं बता दूंगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज x। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस दिया हुआ है बच्चों x, तो कह रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जब चक्कर काटेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसलिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 10 सेकंड का समय आप लोग ले लीजिए और करिए। ठीक है, आप लोग पॉज करके ले लीजिएगा 10-15 मिनट, अरे 10-15 सेकंड, 1 मिनट, फिर करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज x, तो वेलोसिटी बताइए। देखिए एक फार्मूला हमें पता है, क्या, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, याद है सबको। अच्छा, एक वेलोसिटी का भी फार्मूला है, या यहीं से अगर हम वेलोसिटी देखें तो क्या लिख सकते हैं, nh बाई 2 पाई mr, ये लिख सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, किस सेल में है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट बोर ऑर्बिट, यानी n इक्वल टू कितना है, 1। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी को, 1 जब हो गया तो h बाई, अब जरा देखिए m को अगर हम निकाल लें बाहर, कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 2 पाई r, और हमारा 2 पाई r ही क्या होता है, सर्कमफेरेंस। तो ये है हमारा सर्कमफेरेंस। तो मैं आगे क्या लिख सकता हूं, जरा सोचिए। ये तो पहले n था, अभी n को मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, अभी मान ले रहा हूं n ही है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, nh बाई m लिख सकता हूं। सर्कमफेरेंस को मान लीजिए मैं क्या लिख दूं, c लिख दूं। तो चलिए सर्कमफेरेंस को मैं c लिख दे रहा हूं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, nh बाई mc। तो यही फॉर्मूला हमारा है। अगर वेलोसिटी पूछ रहा है तो आप लोगों को मैं अपना शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं। आप क्या करिए कि वेलोसिटी इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4.3, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, 7.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और nh बाई m, नहीं m भी नहीं करना है, h भी नहीं करना है, सॉरी, क्योंकि देखिए h की वैल्यू हमने रखा है तभी वो आया है आपको, लेकिन n तो रखना होगा। n पता नहीं किस सेल के बारे में बात हो रही है, और नीचे क्या है, सर्कमफेरेंस। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा, तो इतना कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आगे से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर वो कह रहा है कि फोर्थ बोर ऑर्बिट n इक्वल टू 4, सर्कमफेरेंस, यहां सर्कमफेरेंस। ठीक है, जैसे अब यही क्वेश्चन अगर आपको ये याद रहता तो ये कुछ नहीं करना पड़ता। क्या कह रहा है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है x, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x। फर्स्ट बोर तो यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, v इक्वल टू 7.3 10 टू द पावर माइनस 4 बाई x। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो वो बढ़िया से जान लीजिए, वेलोसिटी और सर्कमफेरेंस में यही रिलेशन है।
ठीक है, चलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। बिठा दें सेकेंड क्वेश्चन। देखिए ये अभी पिछले क्लास में बोर्स मॉडल में और डी ब्रोगली में हम बताए थे, शायद बच्चे उसी के पहले मुझसे पूछे हों। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए सेकेंड। द नंबर ऑफ वेव्स इन फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, द नंबर ऑफ वेव्स in fifth Bohr orbit of hydrogen each। क्या कर रहा है, आपको निकालना है नंबर ऑफ वेव्स इन फिफ्थ बोर ऑर्बिट, और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है ये भी जान लीजिए और फिर आप लोग करिए। मान लीजिए ऑप्शन दिया है 3, ऑप्शन दिया है 12 और 9 और इस तरह से। अब आपको बताना है नंबर ऑफ वेव्स कितने होंगे। चलिए एक और दे दें, नन, क्योंकि मुझे ऑप्शन याद नहीं है तो मैं अपने हिसाब से कहीं अगर आंसर नहीं आया तो नॉन के टिक कर दिया। चलिए तो आप लोगों के पास है, आप लोग इसको पॉज कर लीजिए और एक बार ध्यान से सोचिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि जब भी क्वेश्चन पूछे, अब पहले ट्रिक बता दे रहा हूं, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आज जान लीजिए जब भी आपसे पूछे नंबर ऑफ वेव्स इन फिफ्थ बोर ऑर्बिट तो आपका आंसर कितना होगा 5, सिक्स्थ बोर ऑर्बिट तो आंसर होगा 6, सेवेंथ बोर ऑर्बिट तो 7। पहले तो ये जान लीजिए। कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए हमें करना हो तो कैसे करेंगे। पहले तो ये समझ गए ना, जिस सेल के बारे में बात होगी माने nth सेल में nth नंबर ऑफ वेव्स होंगे। nth सेल में कितने होंगे, n होंगे नंबर ऑफ वेव, n होंगे नंबर ऑफ वेव। ठीक है, तो अब कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगर करना हो तो देखिए नंबर ऑफ वेव हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि नंबर ऑफ वेव कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये वेव है हमारा, है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये सबको मिला के हम क्या कह सकते हैं, सरकमफेरेंस, और इसको क्या बोलेंगे, लेम्डा 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 ऐसे। तो क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वेव को हम सरकमफेरेंस बाई लेम्डा, सरकमफेरेंस बाई लेम्डा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकमफेरेंस क्या होता है ये आप समझ रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं। तो सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई r, और लेम्डा को फिलहाल मैं लेम्डा लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ वेव। अब मान लीजिए अगर हमें इसको आगे लेम्डा के बारे में लिखना हो तो हम लेम्डा को क्या लिख सकते हैं, h/mv, पढ़े ना डी ब्रोगली में, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं h/mv। बोलिए यहाँ कोई दिक्कत। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर ले जाऊं और कैसे लिखूं, 2 पाई r mv बाई h। बोलिए, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे अगर हम इसी को सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, एक बार सोचिए। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2 पाई बाई h इक्वल टू mvr। बोलिए, लिख सकते हैं ना mvr, और mvr क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है nh बाई 2 पाई। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं nh बाई 2 पाई। बोलिए, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो हमारा क्या होगा, h से h कैंसिल, h ही था ना, 2 पाई से 2 पाई, और आंसर क्या आ गया n आया।
इसका मतलब जितने सेल उतना ही nth सेल तो n नंबर ऑफ वेव्स। ये तो मैं प्रूफ करके दिखाया, आपको कंपटीशन में करना है तो इतना समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जो सेल उतने ही वेव्स। ठीक, नोट कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, पहले आप अपने से वीडियो रोक के अपने से करिए और अपने से करने के बाद जो है तब फिर देखिए, नहीं तो ऐसे आपको लगेगा कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन nth एंड n+1 बोर रेडियस, किसके किसके बीच, जरा समझिए, रेडियस ऑफ n और n+1, क्या कह रहा है, n+1 और n के रेडियस का डिफरेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ n-1 इज इक्वल टू n-1। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ n इच, तो क्या कह रहा है, n बताइए क्या होगा, और आपके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन आप फिर से समझिए, अगर n सेल और n+1 सेल दोनों के रेडियस का डिफरेंस अगर n-1 के बराबर हो तो बताइए कि वो रेडियस माने n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एक तो इसको वैसे भी ऐसा क्वेश्चन है कि बच्चे रट जाते हैं n = 4, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हर बार तो आएगा नहीं, या कुछ और इसमें चेंजिंग तो करेगा नहीं। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन चेंज कर दे तो। आपको क्या पता है रेडियस के बारे में, फॉर्मूला पता है क्या, रेडियस इक्वल टू 0.529 n²/z। बोलिए, ये तो सबको पता होगा। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि n² के डायरेक्टली, सॉरी n है ये, n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा रेडियस, ये तो समझ रहे हैं। अब अगर हमें इसी में देखना है, अगर ये r है तो क्या मैं n लिख सकता हूँ, तो थोड़ा सा मैथ का यूज करिए, n+1² n², तो उधर क्या हो जाएगा, n-1²। अब बस यहाँ से पूरी तरह से मैथ है कि आप इसको कैसे करते हैं, आप करके देखिए, n = क्या आएगा, ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आइए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आप लोग लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम should have the values of their radius in ratio 1:4। आइए जरा क्वेश्चन देखिए, पहले ऑप्शन समझ लीजिए क्या क्या दिया है और फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन दिया है K and L, L and M, M and N, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन दिया है, और एक ऑप्शन मान लीजिए कि आपको दे दे A और B दोनों करेक्ट हैं। एक क्या दे दिया, A and B बोथ। अब जरा फिर से समझिए ये कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे
कि हाइड्रोजन के रेडियस के रेशियो का मतलब रेशियो 1:4 है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो कैसे करें हम लोग? चलिए 5-10 सेकंड ले लीजिए, जल्दी से करिए इसको। कर लिए? तो कैसे करेंगे हम लोग? देखिए अभी हम लोग देखिए रेडियस का फॉर्मूला n² जेड का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये के एल एम एन की बात कर रहा है तो आपको पता है ये 1 2 3 4 होता है, ठीक है। अब अगर मैं के और एल की बात करूं तो देखिए ये क्या होगा, n1² ये n2²। अरे यही ना होता है। अभी हम लोग देखिए कि रेडियस का जो रेशियो होता है वो ऐसे होता है, यही ना। तो ये क्या हो जाएगा 1² और ये 2² यानी 4। तो ये आंसर सही है। एल और एम अगर पूछ रहा है तो ये 2² ये 3² तो 4:9 हो जाएगा, नहीं है सही। एम और एन कह रहा है तो देखिए जरा ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये क्या हो जाएगा 16। तो ये भी 1:4 नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो ये भी m:3 नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा ये। लेकिन अगर L एंड M रहा, अच्छा ये L एंड M है, अगर हम L और M सोचें जरा देखिए जरा, L माने 2 2 जा 4 और M मींस 3 3 जा 9। अच्छा ये N रहता अगर तो 16 तो ये भी रेशियो क्या आ जाता 1:4। यस, अगर आप इसको कर ले रहे हैं L और N तो हमारा ये D आंसर सही हो जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन में यही था, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको स्क्वायर कर देना है और रेशियो देख लेना है कि क्या होगा, ठीक है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। ये हम बच्चों का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कौन बच्चा ये क्वेश्चन भेजा है। कुछ क्वेश्चन में हम खुद मॉडिफाई भी किए हैं, थोड़ी चेंजिंग किए हैं और अलग अलग क्लास के बच्चे हैं तो सारे बच्चों का ये क्वेश्चन मिला के है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखें, ये क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग कि रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन of electron in the second ES of helium, क्या कह रहा है सेकेंड ES किसका ऑफ हीलियम एंड सेकेंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकेंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। क्या कह रहा है जरा समझिए। इज ऑप्शन दिया है इज, अब 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, आप लोग इसको भी थोड़ा सा समय निकाल के करिए। एक दिया है 32:27, एक दिया है 37:32 और ये 22, ये इसको कर लीजिए 27:32, थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और एक दिया है 1:54 और लास्ट 27:2। ये बार क्वेश्चन समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, ये किसका रेशियो पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताना है, हीलियम का फ्रीक्वेंसी और हाइड्रोजन के फ्रीक्वेंसी का। लेकिन दिया क्या है कि हीलियम के लिए वो सेकेंड ES और हाइड्रोजन के लिए, जरा जल्दी सोचिए, क्या आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है? नहीं,
हमने बताया था फ्रीक्वेंसी के बारे में कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जेड के, और मतलब जेड नहीं एन के, एन क्यूब के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जेड स्क्वायर के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्या था, ये था, यही था ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 बाई F2 इक्वल टू N2 बाई N1, और यहाँ क्या हो जाएगा क्यूब, और Z1 स्क्वायर बाई Z2 स्क्वायर। ये तो हमने बताया भी था और आप लोगों को याद भी होगा। अब जरा देखिए, हमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताना है, तो आइए रेशियो बताते हैं। N1 क्या है, पहले देखिए सेकेंड ES, सेकेंड ES माने सेकेंड की थर्ड, n इक्वल टू 3, ठीक, और सेकंड स्टेट माने n इक्वल टू 2, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, हम ऐसे मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ किसके बारे में लिखना है, 2 के बारे में, तो 2 के बारे में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, यहाँ क्या लिखेंगे, इसके बारे में 3:3:3, ठीक है। और जरा देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसके Z1 के बारे में, ये 1 है ना, तो 2 इंटू 2, अरे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 ही होगा ना, और यहाँ हाइड्रोजन के बारे में 1:1, यही है बस। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और 3 3 जा 9 3 जा 27। कोई ऑप्शन है क्या, तो पहला ही ऑप्शन है 32 और 27, ठीक है। तो ये वही कर पाएगा जिसको फ्रीक्वेंसी वाला या टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला याद है, अगर नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, 5। चलिए डालिए इसको। देखिए 6th क्वेश्चन जो आपका है, ये कह रहा है कि which of the following parameters ठीक है। क्वेश्चन कह रहा which of the following parameters are not same for all hydrogen like atoms, मैं लिख दे रहा हूं, are not same for all hydrogen like atoms, ठीक है, and ions in their GS माने ground state, and ions in their ground state। और ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, A, B, C और D। A है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। B है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। C है एनर्जी, एनर्जी ऑफ एटम, और D है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 5 सेकंड 10 सेकंड समय लेके सोचिए, फिर मैं बता रहा हूँ। और ध्यान रहे ये सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोग एक बार सॉल्व करिए, और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप अपने मन से कितना सही किए, ठीक, ईमानदारी से आप लोग एक बार देखिए और बताइए कि ईमानदारी से कितना सही किए। चलिए हो गया, तो मैं बता दूं क्या कह रहा है, आप लोग सोच लीजिए चारों में कौन सा ऑप्शन होगा। Which of the following parameters are not same for all hydrogen like atoms। तो देखिए हाइड्रोजन लाइक एटम्स में कौन सेम नहीं होगा,
जिसमें कहीं ना कहीं से Z आएगा। तो आपको पता है किस किस फॉर्मूले में Z आता है, इसमें भी Z आता है, इसमें भी Z आता है और इसमें भी Z आता है। तो तीनों ऑप्शन होंगे, चौथा वाला नहीं होगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसके फॉर्मूले में Z नहीं आता है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ाएं। चलिए, तो ये 7th क्वेश्चन, 5-6-7 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद हम लोग फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। कितना हो गया? 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए, 7वां क्वेश्चन आप लोग लिखिए, थोड़ा लंबा है। लेट F1 be the frequency of the series limit of Lyman. F1 is the frequency of series limit of Lyman series, and F2 be the frequency of first line of the Lyman series. ये क्या कह रहा है? F1 ये क्या है? लाइमन का सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, और एक है F2, और ये क्या है? F2 क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। तो ये है आपका फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। ये दो चीज दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है? एंड F3 with the frequency of series limit of Balmer. F3 is the frequency of series limit of Balmer. तो अब आपसे कह क्या रहा है कि which relation is true। जो हम यहाँ रिलेशन लिख रहे हैं, इसमें कौन सा रिलेशन सही है? ठीक है, तो एक कह रहा है F1 माइनस F2 इक्वल टू F3, पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है F2 माइनस F1 इक्वल टू F3, ये कह रहा है। तीसरा आपसे जो ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है कि F2 इक्वल टू 1/2 F1 माइनस F3, और लास्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है कि F1 प्लस F2 इक्वल टू F3। चलिए, क्वेश्चन आप फिर से समझ लीजिए। आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, 3 फ्रीक्वेंसी दिया है। एक लाइमन का सीरीज लिमिट, एक लाइमन का फर्स्ट लाइन, एक बामर का सीरीज लिमिट, और कह रहा है वो तीनों देख के आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। 4 ऑप्शन है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए और करिए। चलिए, मैं यहाँ भी वैसे 5 सेकंड का समय नहीं रहा हूँ। आगे बढ़े। देखिए, फॉर्मूला आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी वाला, आपको लैम्डा वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा। क्या? 1/λ इक्वल टू 1/λ इक्वल टू RH और 1/n1 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। तो क्या उसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी को नहीं लिख सकते? तो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पहले वाले के लिए RZ स्क्वायर और 1/ क्या लिखेंगे? n1 स्क्वायर। तो देखिए, अब यहाँ n1 स्क्वायर के लाइमन है, तो n1 स्क्वायर क्या होगा? 1, और सीरीज लिमिट है तो n2 क्या होगा? 1/∞ स्क्वायर। बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम, अच्छा, Z क्या होगा? सब किसके लिए बात हो रही है? हाइड्रोजन के लिए। तो Z भी क्या हो गया? 1। तो यहाँ क्या बचेगा?
आर। चलिए एक चीज हमें पता चल गया। अब जरा F2 सोचें हम लोग। F2 में भी क्या करेंगे, सारा फॉर्मूला यही करेंगे। तो कैसे आएगा, आर जेड स्क्वायर फर्स्ट मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइन में मतलब n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू 2, तो 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर होगा और z इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा v2 f2 क्या आएगा, ये देखिए ये 1 है तो 4 - 1/4 माने 3/4, तो क्या आ जाएगा 3/4 क्या r। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, f2 इक्वल टू 3/4 r की जगह पे f1। बोलिए। तो चलिए दो तो हमें पता चल गया, अब तीसरा, दो में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं तीसरा कह रहा है F3 और ये बामर के बारे में बात हो रहा है और हाइड्रोजन ही है सब, तो फिर यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। N1 क्या होगा, बामर है तो 2 और सीरीज लिमिट 1 है इनफाइनाइट, यही ना। तो क्या हो जाएगा हमारा F3 क्या आएगा, F3 आएगा R/4। बोलिए R/4 आएगा। तो हम इसको क्या करें, अब इसको क्या लिख सकते हैं F3 को F1/4। तो अब इतने के बाद तो आप लोग सोच ही सकते हैं, एक के बारे में कह रहा है R, एक के बारे में कह रहा है इतना और इसके बारे में इतना। अब आप तीनों सोच के और बताइए कि आंसर क्या होगा जल्दी। आप समझ गए, F1 माइनस F2 अगर करते हैं R - 3/4 R जो भी, तो क्या आएगा 1/r आएगा ना। तो पहला ऑप्शन विल बी करेक्ट, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिटा दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइंस, ये कौन सा है, 7वां 8वां जो भी हो, तो नंबर भी भूल गए। टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्टेन्ड बाय ES to GS माने एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाउ मेनी ऑफ दीज बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम। जरा समझिए क्या कर रहा है कि ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर पता नहीं कितने सेल हैं। अब कह रहा है कि कहीं से, कहां से ये हमें नहीं पता, कहीं से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वो इलेक्ट्रॉन कितना स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल रहा है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल रहा है 10, स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल रहा है 10। और क्या है वो, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के बारे में बातें हो रही हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए वहां से यहां आएगा तो कितने अल्ट्रावायलेट निकलेंगे, नंबर ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट हमें बताना है। और आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग फिर इसको पॉज करिए और फिर एक बार सॉल्व करिए। 3 4 5 6 ऑप्शन। चलिए जल्दी आइए देखते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या था स्पेक्ट्रल लाइंस का, n × n - 1/2, यही तो था। और कितने हैं टोटल 10। तो आइए जरा हम n की वैल्यू निकाल लें, n² - n = 20। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब n क्या हो जाएगा, तो आप वैसे भी लिख लीजिए। n क्या होगा, अगर हम 5 लिखते हैं तभी 25 माइनस 5 इक्वल टू 20, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे और 5 पे टिक कर देंगे, तो ये गलत है। आपसे कह रहा है कितने अल्ट्रा वायलेट, तो देखिए 5 से इसको आना है और कहाँ आना है 1 में, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट कितने हो सकते हैं, ये हो सकता है 5वें से ये पहले में आ जाए, 5वें से सॉरी 4थे से पहले में आए, 3रे से पहले में आए, 2रे से पहले में आए, यही ना होगा। और कहीं से आ सकता है क्या पहले में, और जब फर्स्ट में आएगा तभी अल्ट्रा वायलेट होगा, इसलिए 1 2 3 4 हमारा आंसर होगा 4। ठीक, आइए 1-2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी कर ही लिया जाए। बेटा दो आप एक बार देख लीजिए। तो 9 क्वेश्चन, an electron in देखिए an electron in hydrogen atom, an electron in hydrogen atom jumps from third energy level to first energy level, jumps from third energy level to first energy level, full stop. The change in potential energy of electron, the change in potential energy of electron, और आपका ऑप्शन दिया है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक फिर से समझ लीजिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, थर्ड सेल में हैं, वहां से फर्स्ट सेल में आ रहे हैं, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में कितने का डिफरेंस आएगा, यही है। तो चलिए थोड़ा सा रुक के आप लोग इसको कर लीजिए, करने के बाद ही सॉल्यूशन देखिए, कभी भी उसके पहले सॉल्यूशन मत देखिए। बताऊं, आइए देखिए पोटेंशियल एनर्जी थर्ड का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी थर्ड का क्या होगा जरा सोचिए, या फर्स्ट का ही अगर कोई पूछे किसी का भी, तो पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, क्या कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन अगर आप लिखे हैं तो क्वेश्चन कह रहा है थर्ड एनर्जी से फर्स्ट एनर्जी में आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। और वो क्या है टोटल एनर्जी, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो कैसे होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 2 × -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, ठीक है। ये किसका होगा, किसकी एनर्जी है, ये फर्स्ट सेल का। आपको ये भी पूछ सकता था फर्स्ट सेल का पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो आप ऐसे कर लेंगे। अब अगर थर्ड की बात कर रहा है तो थर्ड के बारे में जरा सोचिए क्या होगा, तो 2 × -13.6 तो होगा ही होगा, और थर्ड की एनर्जी क्या होती है बाई 9 3² आप चाहें तो आप हमारे ट्रिक से भी कर सकते थे, जिसको हमने बताया था कि आप सबकी एनर्जी याद कर लीजिए और उसको माइनस कर लीजिए। खैर, तो इतना हो गया, तो हमें करना क्या है डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, आइए इसको भी कर लें, क्या होगा 27.2/9 ना। चलिए, तो हमें करना क्या है दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा -27/2/9, यही ना, और -27.2
तो दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27.2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोग पूरा एक बार सॉल्व करिएगा, है ना, तो आप लोग सॉल्व करिएगा, इतना आएगा आंसर, सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद ये 10 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। मिटा दूं, चलिए नोट कर लीजिए। तो 10 क्वेश्चन, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। If the potential energy of electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is 0, क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट बोर ऑर्बिट का 0 है, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए 0। देन द टोटल एनर्जी इन सेकेंड बोर ऑर्बिट इज, तो क्या कह रहा है, टोटल एनर्जी इन सेकेंड बोर ऑर्बिट क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ऑप्शन लिख लीजिए। 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि माइनस में जो है ना बच्चों को करता है, वही चीज एक बार माइनस में रहेगा, वही चीज एक बार प्लस में रहेगा। माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक और ऑप्शन अभी रहने दे रहे हैं, पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करें, या अगर वैसी जरूरत पड़ती है तो हम लोग एक नन ऑप्शन क्रिएट कर लिया जाएगा। आइए आप लोग थोड़ा सा समझ लेके सोचिए, क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कब, फर्स्ट सेल में, तो कह रहा है टोटल एनर्जी बताइए सेकंड सेल में क्या होगा। चलिए जल्दी 2-4-5 सेकंड का समय ले लीजिए और जल्दी बताइए, कर लिए। देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जरा समझिए। यार इस क्वेश्चन को कहिए तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दीजिए, ठीक। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग सॉल्व करके फोटो क्लिक करके और उस पर भेजिए, ठीक। और जिसका 10 क्वेश्चन है ना, 10 में जिसका 8 क्वेश्चन सही होगा वो एक बढ़िया चॉकलेट उसको दिया जाएगा जब लॉकडाउन खुलेगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।